The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, a national mission for financial inclusion, will be launched in 76 centers across the country today on the eve of completing India government completing 100 days. In fact, that is a big day and a big time news for the whole day. Apart from that, we have the Indian markets actually which are continuing to set the record-setting spree, and actually yesterday also it closed at a new peaks in fact. So will the defensive stocks which are in the limelight will be continuing to focus, and then will these defensive stocks compete with the cyclical stocks is a major question, and how will these perform is another question, and how will this Jan Dhan Yojana impact banking stocks is another question. Hello, good morning, welcome to Business Morning. I'm Venkat Raman and I'm joined by Achal Gulati to take the show in Hindi. धन्यवाद वेंकट। और अगर हम बात करें तो मेरा खाता भाग्य विधाता, यही जो स्लोगन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया, आज उसको क्रियान्वित करने का दिन आ गया है। आज उसका उद्घाटन का जो मौका है वो प्रधानमंत्री देश के 76, जैसे कि आपने बात की, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए गए हैं। 60,000 से ज़्यादा कैंप लगाए जाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोलने का लक्ष्य है, यानी कि 3 मिनट में एक खाता वो खोलने की बात कर रहे हैं। किस तरह से इस योजना को पूरे तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा, किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, कौन कौन से ऐसे सेंटर्स होंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एफएन एक्सपायरी का दिन है। आज अगस्त सीरीज का लास्ट यानी कि आखिरी कारोबारी सत्र है। किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेंगे, मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे इस खबर को लेकर, इन सभी मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ दिल्ली से स्टूडियो से जुड़े हुए हैं आर के बंसल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस मॉर्निंग शो पर। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं इम्तियाज कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो अब बिजनेस मॉर्निंग पर। लेकिन इन सभी मुद्दों पर जाने से पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि एशियाई बाजारों के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं हमसे। अमेरिकी बाजार में बढ़त के चलते आज एशियाई बाजारों में भी मजबूती का रुख देखा जा रहा है। हांगकांग के हैंग सेंग, सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि जापान की मुद्रा येन में मजबूती के चलते वहां के बाजार में गिरावट देखी जा रही है। जापानी बेंचमार्क निकाई में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर एशियन मार्केट का अपडेट, जहां सिवाय निकाई को छोड़कर सभी एशियाई सूचकांक हर निशान में कारोबार करते हुए। Well, those were the Asian market updates. Now let us have a look at the US market updates. Well, US stocks were little changed on Wednesday, with the S&P 500 creeping up to another record closing high in a lethargic session, though a number of retail stocks traded heavily after reporting results. However, volume was depressed, with some market participants on vacation ahead of the Labor Day long holiday weekend in the United States. The Dow Jones Industrial Average rose 0.09% to 17,122. The S&P 500 gained 0.01% to 2,000. However, the Nasdaq Composite dropped marginally to 4,570, losing a marginal 0.02%. और आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए 15 अगस्त को जन धन योजना का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री आज इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस योजना की खासियत क्या है। एक तरफ योजना का ऐलान और दूसरी तरफ योजना लागू। मोदी सरकार कुछ इस तरह से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से गरीब लोगों को बैंक खाता मुहैया कराने के मकसद से जन धन योजना का ऐलान किया था, और अब ये योजना लागू होने जा रही है। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। जन धन योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण का जोर बैंक अकाउंट खोलने और फाइनेंशियल लिटरेसी पर होगा। दरअसल प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना है।
जन धन योजना के तहत देश भर में सभी गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले जाएंगे। हर लाभार्थी को खाते के साथ एक डेबिट कार्ड और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा। इससे बैंक खाता धारकों को रकम की सुरक्षा के साथ उस पर ब्याज भी मिलेगा। इस अकाउंट में न्यूनतम रकम रखने की बाध्यता नहीं होगी। अकाउंट के जरिए देश में कहीं भी रकम भेजी और हासिल की जा सकेगी। खाते में कामकाज को देखते हुए 6 महीने के बाद इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए सभी बैंकों के अधिकारियों को ईमेल भी भेजा है। मेल में कहा गया है कि हर घर में प्रत्येक व्यक्ति का बैंक खाता होना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इस योजना के दायरे में आने से छूटे नहीं। जबकि दूसरे चरण में डिफॉल्टर्स से सुरक्षा के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा। इस चरण में सरकार का जोर माइक्रो इंश्योरेंस पर भी होगा। स्वावलंबन योजना की तर्ज पर असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना भी शुरू की जाएगी। दरअसल जन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास अवधारणा का अहम हिस्सा है। ऐसे में बैंक खाता खुलने से हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं मिल पाएगी। इससे उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने और तरह तरह के वित्तीय उत्पादों का फायदा उठाने का भी मौका मिलेगा। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। तो वेंकट, जन जन तक धन पहुंचाने की प्रधानमंत्री की इस कवायद को आज अमली जामा पहनाया जाएगा। और बहुत अगर कविता के शब्दों में कहूं तो पकड़ा है अगर एक हाथ हमने तो हम फिर नहीं छोड़ेंगे। यही प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रतिबद्ध नजर आते हैं। अगर गरीब तबके की बात की जाए, इस पर वापस लौटेंगे। जालंधर से हमारे साथ उषा पवार जुड़ेंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं कि मार्केट्स का जो प्री ओपनिंग सेशन है वो किस तरह के शुरुआती रुझान दे रहा है। वेंकट, बताएं। Well, in fact, if we look at the pre-market, in fact, we can just see that on the screen explains the whole story. With in the pre-market session gaining almost 55 points, which is currently trading at 26,615.68. Yesterday, we have seen Sensex actually reacting to the taking on the cues from the global sentiment as well, and also the announcements on the government and the domestic level. We've seen Sensex actually doing really well, and yesterday it actually touched new closing peaks as well. And the same momentum is now continued. We'll have to see how exactly the Sensex opens up today. In fact, the big day, we can see Jan Dhan scheme is getting to be launched, and that, according to many experts and analysts, will certainly have an impact on the market, especially related to the banking sector. We'll have to see how all these cues, market takes all these cues, and then how the investors will get into the markets and then invest and take this rally to a new levels. बिल्कुल। जालंधर से हमारे साथ उषा पवार जुड़ गई हैं। उषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो बिजनेस मॉर्निंग पर। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज इस जनधन योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद 4 बजे करने वाले हैं, लेकिन सभी राज्यों में उन्होंने अपने मंत्री भेजे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जालंधर में हरसिमरत कौर बादल, जो कि फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, उनके आने की उम्मीद की जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं? और दूसरी चीज़ ये कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर कई स्कीम्स चलाई जाती है, ऐसे में ये स्कीम अपने आप में कितनी अलग और अभिन्न है? जी, हमारे पंजाब में 2 ऐसे समारोह हो रहे हैं। एक तो जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, लुधियाना के गुरु नानक भवन में, यहां भी उसी वक्त पर जिस वक्त प्रधानमंत्री इस स्कीम का शुभारंभ दिल्ली से करेंगे, उसी वक्त यहां भी हालांकि पूरे पंजाब में, अगर मैं कहूं पूरे पंजाब में इसी वक्त इस स्कीम का शुभारंभ होगा। लुधियाना में 4:15 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसके जहां मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बठिंडा में बड़ा कार्यक्रम जो है वहाँ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल मौजूद रहेंगी। और ये 2 बड़े प्रोग्राम हैं इस संबंध में जो प्रधानमंत्री जन धन स्कीम के शुभारंभ के लिए जो आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा ज़िला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अगर इस प्रोग्राम की स्कीम की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी अधिकारियों से, ज़िला स्तर के अधिकारियों से या फिर बैंक अधिकारियों से या लोगों से बातचीत हुई है, लोगों में काफ़ी उत्साह पाया जा रहा है इस स्कीम के प्रति। जो खाता खोलने की बात है तो इसको लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है, क्योंकि पीछे यह देखा गया है कि जब भी कोई कल्याणकारी योजना के बारे में बातचीत चलती थी या फिर सब्सिडी धारकों के खाते में जाने की बात चलती थी, या फिर कह लें कि पंजाब में जो किसान हैं उनको जो उनकी फसल की अदायगी है, जो पेमेंट है, वो अगर सीधा उनके खाते में जाने की बात होती थी, मिडिलमैन को ना दिए जाने के बजाय उनके खाते में जाने की बात होती थी, तो यही होता था कि उनके बैंक खाते नहीं थे। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, खास करके पंजाब जैसे राज्य में। लेकिन इस चीज़ को अब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लिया है। कल ही बैंक अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि
लोगों का काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये सिर्फ खाता खोलने की बात नहीं है, लोगों को जानकारी है, उनको इस बारे में जानकारी दी गई है और एक ख़ास मुहिम चली है पंजाब में, जिस तहत यहाँ ज़िला स्तर पर भी कैंप्स भी लगाए गए हैं, जिसमें उनके लोगों के खाते खोले गए। और अधिकारी ने यह भी बताया कि पंजाब में 50 लाख के करीब ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनको इस स्कीम के तहत लाया गया, उनके खाते खोले जा रहे हैं और काफ़ी हद तक खोले भी गए हैं। और इसके अलावा कुछ जो कर्जे वगैरह हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि पंजाब में किसान कर्जे में डूबा रहता है, जब भी उसके घर में कोई समारोह वगैरह होता है तो वो जो मिडिलमैन हैं, जो मंडियों में जो मिडिलमैन होते हैं, उन्हीं से पैसा कर्जा लेता रहता था और ब्याज लगता रहता था और वो कर्जे में डूब जाता था। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और लोगों का उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा है। और बैंक वालों का ये भी कहना था, अधिकारियों का, कि लोग जिनके खाते पहले हैं भी, वो भी लोग अपने खाते खुलवाने के लिए आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा 1345 के करीब कैंप लगे हैं पंजाब में इस संबंध में। जी उषा, बिल्कुल आपकी बात से ये बात बहुत तरीके से समझ में आती है कि मिडिलमैन, साहूकार, मनी लेंडर्स, इनकी भूमिका कहीं ना कहीं कम होती है। यहाँ अगर हम बात करें खत्म होती नजर आएगी। लेकिन एक बात हम हमेशा देखते हैं कि जब स्कीम्स की बात आती है, जैसे आधार कार्ड की स्कीम आई थी, एक्टिव कितना रहेगा इसको लेकर ग्राहक, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिन लोगों के लिए स्कीम दी जा रही है वो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपना ये बैंक अकाउंट कितना एक्टिव रख पाते हैं, वो इस स्कीम को आगे बढ़ाने में कितना सहायक होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में उस चीज़ को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? दूसरी बात, तकनीकी तौर पर कितनी मुश्किलात, कितनी अड़चने हैं इस स्कीम को लागू करने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ ग्रामीण इलाकों के बारे में। जी, ग्रामीण इलाकों में वैसे जानकारी भी कम होती है, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब में पिछले 13 दिनों से खास मुहिम चली है, जिस तहत लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई है और लोगों को ये भी जानकारी दी गई है कि ये खाता खोलने का स्कीम का मतलब क्या है और उन्हें किस तरह से इस स्कीम का फ़ायदा होगा। उनके पास डेबिट कार्ड होगा और उनको 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा और इसका लोगों को जानकारी है। और लोगों को खास करके प्रशासन की एक जिम्मेवारी है। प्रशासन ने काफ़ी हद तक लोगों को जन तक ये बात पहुंचाई है, उनको इस स्कीम के बारे में बताया। काफ़ी काम हुआ है। अगर मैं कहूं कि पिछले 13 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने स्कीम का लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया था, उसके बाद पंजाब में काफ़ी काम हुआ। मुझे लगता है कि लोगों की समझ में ज़रूर आएगा, खास करके पंजाब जैसे प्रांत में लोग ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आते हैं और उनको अगर समझाया जाए तो फिर वो ज़रूर समझते हैं और वो ज़रूर इस तरफ आएंगे। जी उषा, और अगर हम बात करें मोबाइल को, तो सबसे बात एक अहम ये है कि मोबाइल के थ्रू आप अब टेक्स्ट मैसेजेस करेंगे तो आप अपने खाते की सभी जानकारी ले सकते हैं, भले ही वो ट्रांसफ़र की बात हो, चेकबुक की रिक्वेस्ट हो। ऐसे में मोबाइल कंपनियां कितनी इस मामले में सतर्क होती नज़र आती हैं, क्योंकि अगर मोबाइल का रोल इसमें देखें तो काफ़ी अहम है। जी, इसमें मोबाइल कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना भी काम है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के पास मोबाइल है लेकिन उनके खाते नहीं है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और ये बात स्पष्ट है कि इससे मोबाइल कंपनियों को निश्चित ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जो अलग अलग भलाई स्कीमें भी हैं और वो भी सारा जो उनका ये जो समय चल रहा है, इस दौरान जो उनके आधार के साथ उनके अकाउंट को जोड़ा जा रहा है, निश्चित ही काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स का भी इस्तेमाल होगा और इससे मोबाइल कंपनियां भी बाज़ार में अपना मुनाफा कमा पाएंगी, बाज़ार में आएंगी ज़्यादा और निश्चित ही इससे लोगों को भी और मोबाइल कंपनियों को भी निश्चित ही फ़ायदा होगा। जी उषा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज इस योजना का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। 76 जिलों की बात है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक खाते खोलने की बात की जा रही है, जिसमें फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका अकाउंट खोला जाएगा। 3 मिनट में एक अकाउंट खोलने की बात है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, माफ़ कीजिएगा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी ग्रामीण इलाकों में भेजा जाएगा, जहाँ पर ATM और बैंकों की सुविधा थोड़ी कम है। तो इस पर सभी DD न्यूज़ की खास नज़र रहेगी। हम खास तरीके से इस मुहिम को फॉलो करेंगे, आप तक एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ और, आप वहीं मत जाएगा। आप जुड़े रहिए बिजनेस मॉर्निंग के साथ। पेश है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बैंक खाता आसानी से खुलेगा, साथ ही डेबिट कार्ड और 1 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा।
तुझे कर क्या रहा है? दादी को बताऊं कि तू खाने के साथ खेल रहा है? ठीक है, मत सुन। मुझे क्या, तुझे ही पाप लगेगा। भैया मैं ना दादी के साथ बैठ के सारे भगवान जियों से सॉरी मांग लूंगा। छोटा सा तो पाप है, 10 में से 5 भगवान जी तो माफ कर ही देंगे, है ना? घर बैठे बैठे कीजिए देश भर के मंदिरों का लाइव दर्शन टाटा स्काई एक्टिव दर्शन की कृपा से। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational, is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. Welcome back to Business Morning. In fact, we've been discussing about the Jan Dhan Yojana, which is the major point and the major note which would be driving the news items today across all the news channels, across the media houses, in fact, in the country, because Prime Minister himself is going to launch this prestigious Jan Dhan Yojana, which he announced on the Independence Day, wherein he wants to bring all those unbanked households to have the banking accounts, and then this program will be launched across 76 centers in the country, and then we would be discussing on that also as well, and also the market's progress today. And then I would be taking the prerogative to introduce our guests once again. In our Delhi studio we have Mr. Rakesh Bansal, and from Mumbai we have Mr. Imtiaz Qureshi. Mr. Bansal, I just wanted to bring back to you on the discussion, but before that I just wanted to say the markets have actually, how they have opened the BSE markets. If we just look at continuing the pre-market momentum, the BSE currently, the Sensex is actually doing good at 60 points. Mr. Bansal, I just wanted to ask you, now this Jan Dhan Yojana, yeah, we can have it on the screen. It's almost 26,625 with almost 65 points. Gaining 65 points on the green track, and if we just look at the gainers chart, on the gainer side we have Larsen & Toubro leading the chart with almost 0.84%, followed by Bharti Airtel, and now we have this ICICI Bank, Axis Bank and Bajaj Auto, a mixed pack. We have banking also leading, and on the loser side we have Hero MotoCorp, ONGC, Sun Pharma, Hindalco and Infi. Once again a mixed chart over here. Mr. Bansal, Jan Dhan Yojana, which is the most important question is right away, because if we just look at the markets are pretty much in a convincing way. Even just for the past few days we've been looking at the markets in a convincing way, but now with this Jan Dhan Yojana I just wanted to focus what exactly could its impact be on the markets, and what is that sector which is going to gain through this? Well, I don't feel it's going to have any major impact on the market. This is a populist measure. It's a feel good thing, like few days back State Bank of India has reduced the home loan rates by a few basis points. These things have nothing to do with the stock price movement. I feel like banking index is looking very good, and this is a good news for the banking sector. Bank Nifty is already into the grips of bulls. I feel those who wants to play onto this news can buy Bank Nifty index at current levels. I feel Bank Nifty index has a potential scaling another 5-7%
in next 1 to 1.5 months. No, the populist measures, as you were mentioning, in fact, that is what actually has driven our markets after, even before the elections. We've seen pre-election rally expecting such populist measures and more and more stronger economic reforms as well. So my question when I asked you was like, this is one thing which actually boosts the investors' confidence. They would be expecting much and more measures, such measures, and that would be driving that, and confidence would be driving the markets. Well, Venkat, like I'll just point one thing. Like after the election results, we have witnessed a good rally in the markets, in which the high debt companies have also rallied. But now these companies are not participating in a rally, and I feel like this rally is confined to few sectors, few companies, select companies, which have got a strong balance sheet. And this Jan Dhan Yojana has nothing to do with the market. Actually, we should not relate each and everything with the stock market. Like these are markets. Markets will go up, markets will go down. This moves in this fashion only. I think this Jan Dhan Yojana has nothing to do with the markets. But I feel like banking stocks, which are the laggards, which have not participated in a rally for last 1 to 1.5 months, especially the PSU banking space. PSU banking space is looking very good to me. In fact, entire banking space is looking very interesting. I feel like next leg of rally, if Nifty wants to surpass 8,000 levels, then Bank Nifty has to perform, and I feel Bank Nifty is likely to outperform other benchmark indices in short term. जी बिल्कुल राकेश जी, और बैंक निफ्टी खरीदने की सलाह दे रहे हैं राकेश बंसल साहब। और अब मुंबई चलते हैं और इम्तियाज़ कुरैशी साहब हमारे से जुड़े हैं। इम्तियाज़ जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो पर। इम्तियाज़ जी, अगस्त सीरीज़ का आज का आखिरी कारोबारी सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में FNO एक्सपायरी के बारे में अगर बात की जाए तो किन सेक्टर्स में आप आज एक्सपायरी ज़्यादा देख सकते हैं? गुड मॉर्निंग। बेशक आज एक्सपायरी का दिन है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी वॉलेटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। बट मोर और लेस एक काफ़ी क्रूशियल एक पॉइंट है सेंसेक्स के अंदर 26,450 का एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से इन लेवलों पे काफ़ी वॉच होगा यहाँ पे। तब तक मार्केट इनके ऊपर है, मेरे ख्याल से तेज़ी बनी हुई होगी। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स में अभी भी रोल होना बाकी है। ऑयल एंड गैस है, इनमें अभी भी लो रोल ओवर हुआ है, मेरे ख्याल से इनका होना बाकी है। रियल एस्टेट स्टॉक है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में क्या पोजीशंस नेक्स्ट मंथ में बनती है। तो एक कुछ सेक्टर्स है जिनमें अभी भी मोमेंटम बाकी है, तो मेरे ख्याल से इन सेक्टर्स पे वॉच करना पड़ेगा। और जहाँ तक कि बैंकिंग स्टॉक्स की बात है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रोल हो चुके हैं यहाँ पे पोजीशंस। बट मोर और लेस एक जैसे कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने एक सीमित दायरे में सेंसेक्स को ट्रेड होते हुए देखा। हमने एक छोटे से रेंज बाउंड में देखा हमने सीमित दायरे में। और अब जो सेंसेक्स का जो लेवल है 26,631 जो प्रीवियस टॉप था, तकरीबन उसी के आसपास आ चुके हैं हम यहाँ पे। अगर इन लेवलों के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते तो मेरे ख्याल से ऊपर में 300 से 400 पॉइंट की और तेजी हमें देखने मिल सकती है सेंसेक्स के अंदर। तो काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है। वोलेटिलिटी सेकंड हाफ में मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो एक कॉशियस व्यू लेके चलना चाहिए। इम्तियाज़ साहब, ये जो समय है जहाँ पर इतने सारे समीकरण हाल ही में बदलते जा रहे हैं, जहाँ पर आज आखिरी दिन है और अगली सीरीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर सितंबर की बात की जाए, ऐसे में एक निवेशक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो बाजार में फ़िलहाल या तो छोटी अवधि के लिए निवेश रखे या लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है? एक निवेशक के लिहाज से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए जी, दो तीन चीज़ आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो FNO एक्सपायरी है, प्लस होगा यहाँ पे, जहाँ पे अगर हम देखेंगे जो रेंज है जो मंथली कैंडल की डाउन साइड में भी अब काफ़ी क्रूशियल लेवल पे सेंसेक्स आके रुका हुआ है यहाँ पे। तो एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक हमने तकरीबन अगर हम इसको कोलैटरल करें पिछले साल की तरफ, तो जहाँ पे 27 से 28 अगस्त 2013 को जहाँ पे सेंसेक्स का बॉटम बना था 17,440, आज एक साल बाद तकरीबन हमने 45 to 48% के आसपास के हमने एक साल में रिटर्न देखा है सेंसेक्स के अंदर। तो एक काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे एक रिटर्न हमने उभरते हुए देखा है तकरीबन एक साल में। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे हायर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू है यहाँ पे मेरा बना हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में थोड़ी सी निफ्टी सेंसेक्स में थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है यहाँ पे।
थोड़े से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी होगी। कुछ चीज़ में यहाँ पे दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ कि 26,450 से काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है। जब तक सेंसेक्स इन लेवल के ऊपर है 26,450, मेरे ख्याल से ऊपर में जो टारगेट उभर के आ रहा है तकरीबन अगले 4 से 6 महीने वो है 28,000 का सेंसेक्स हमें देखने मिल सकता है। तो एक हमें शायद से 2-4 दिन और एक जैसे कि टाइम फैक्टर हमें छोड़ना चाहिए यहाँ पे। अगर सेंसेक्स यहाँ पे संभलते हुए नजर आ सकता है 26,450 के ऊपर, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन सकता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे स्टॉक्स में अभी भी परफॉर्मेंस बाकी, यहाँ पे रियल एस्टेट स्टॉक्स है, ओएनजी मेटल स्टॉक्स है, यहाँ पे काफ़ी अभी भी इनमें रूम है, काफ़ी अभी भी ज़्यादा रूम है, बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा रूम है। तो अगर यहाँ से मार्केट की अगर चाल बदलती है और ऊपर की तरफ हम अगर एनलार्ज करते तो हमें मेरे ख्याल से 2015 मई तक हमें ऑलमोस्ट 28,000 का सेंसेक्स देखने मिल सकता है। Well, Mr. Qureshi, that's in fact quite interesting actually. Mr. Qureshi, I just wanted to come back to you on another thing as well. We just look at the defensive stocks especially. Mr. Defensive stocks actually for the last few days we've been seeing they're actually in the limelight. Even yesterday they almost rose up by 20%. What could be the competition between defensive stocks and cyclical stocks? What would be your recommendation for the investors then? Definitely, whenever we see a sideways momentum in the market, I suppose that defensive stocks become very much in limelight. If I see pharmaceutical, which is almost in a, almost we had taken this pharmaceuticals as a category of defensive side, and after that metal stocks seems to be a very much defensive stock. So I think so right now the very much we have seen the rally in the defensive stocks, so this should be continue. And the next sectors which I believe that almost whenever the market goes in a sideway or in a corrective mode, IT sectors start performing at that point of time. So I think so these few sectors are there which almost will show much more performance once we see the bottom formations and then we see the higher move. I think so my pick would be in pharmaceutical would be Cipla and Biocon, and from the metal sectors I would continue with Hindalco and Tata Steel, and in IT sectors Infosys would be my a big pick for the next 2 to 3 months. Mr. Qureshi, when you talk about the power and metal sectors, I just wanted to ask you, like if we just look at the way how the markets moved for the last couple of days, in fact maybe taking the cues from the global events, the realty, power and metal sectors are actually attracting profit booking. Much more profit booking if we just look at the trend. I believe that this is supposed to be an index management where we see some sort of a rally in few sectors and then we see some sectors showing to be underperformance. Power sectors, we have seen a lot of news flow coming which had already hammered power sectors. We had day before yesterday we had heard about some coal mines, some illegal coal mines. Because of all these news factors, the stocks has shown underperformance. But if I check out the fundamental of the stocks, I think so they are still their companies are showing a very good performance. If I talk about Tata Power, it's already being showing a very good performance. I would like to give a disclosure that yesterday we had given our client to buy Tata Power because we are looking for the bottom formations, and I think so the Tata Power should perform and can see a triple digit target in coming soon. So target is around 102 with a stop loss of 85 rupees. And if I see in this apart from that real estate sectors, we have seen deep corrections. If I talk about DLF, if I talk about IB real estate, but somewhere down the line the stocks is going to hold their corrections and we can see the move. Maybe the real estate sectors, they are not getting any encouragement from the government side. Maybe some rate of cuts they yet not yet come. So there is a very much you can say disappointment for the real estate stocks. But sooner or later we will see some sort of a participation coming. As I said that if the Sensex is going to perform from the current level to 28,000, then all this laggard, all this the sector which has not yet performed, they will start showing the performance. बिल्कुल आपके पास वापस भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि पावर की बात हो रही है, राकेश जी आपसे जानना चाहूँगी कुछ पावर कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका मार्केट कैपिटल से ज़्यादा उनका कर्ज है। बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की, 82,000 करोड़ रुपीस का तो कर्ज है, मार्केट कैप से ज़्यादा है। NTPC, टाटा पावर, ऐसे में कहाँ तक कन्नी काटें? अब निवेशक बच के निकल जाएं, निवेश रखें, सेल ऑफ कर दें? इस पर थोड़ी जानकारी आपसे चाहिए। देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। जो निवेशक होता है वो लंबी अवधि के लिए चीज़ों को निवेश करता है और अक्सर मार्केट में अगर आप देखें
जो रिटेल निवेशक है उसकी मानसिकता ये होती है कि वो गिरी हुई चीज को खरीदता है। आप कोई चीज उसे रिकमेंड करेंगे, वो न्यूज़पेपर खोलेगा, 52 वीक हाई लो देखेगा और लो के आसपास की चीज को खरीदता है और वो फर्दर लोज में जाता है। मेरा ऐसा मानना है जब मार्केट में बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, काहे को जो कंपनीज हाई डेट के अंदर है, जैसे अब टाटा पावर है, एक वैल्यू बाय बनता है, बट जब मुझे एक नियर टर्म में दिखता है कि इन्फोसिस का पोटेंशियल, अगर वही पैसा मैं इन्फोसिस में लगाता हूं तो मुझे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, तो ये एक निवेशक को देखना है कि उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अपने फंड्स का करना है, कि उसको एक लंबी अवधि के लिए चीज़ को लेके बैठना है। अगर आप पावर स्पेस में देखें तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये एक अच्छे स्टॉक्स हैं। पीएसयू के अंदर पीएफसी, पीटीसी, आप एक मार्केट की गिरावट में इनको लेके रखें तो एक अच्छी बात है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो मार्केट्स अगर आप सेंसेक्स 26,000 के ऊपर चल रहा है, निफ्टी 7,950 के ऊपर चल रहा है, निफ्टी की मेरे को लगता है 8,000 के ऊपर निकल सकता है, तो मैं एक ट्रेडर हूं और मैं चाहूँगा कि मेरे फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। मैं इस समय एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदूंगा, आईटीसी को खरीदूंगा, ना कि मैं पावर कंपनीज को खरीदूंगा जहां पर एक झगड़ा है, जहां पर एक नेगेटिव न्यूज़ है, हर रैली पे कोई ना कोई एक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये एक रिटेल निवेशक को डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। Well, Mr. Bansal, I'll be coming back to you on certain other things as well. But before that, it's time for us to slip into a short commercial break. Stay tuned. अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं एक बार कमोडिटी बाजार पर। सबसे पहले बात कच्चे तेल की, जहां की कीमतों में आज मामूली गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में $102.58 प्रति बैरल के आसपास कारोबार हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कच्चे तेल का अपडेट, जहां पर हल्का दबाव नजर आता हुआ यूक्रेन और रूस की टेंशन का सीधा असर ब्रेंट क्रूड पर। और अगर सोने की बात की तो वहां पर आज कीमतों में बढ़त नजर आ रही है। वैश्विक बाजार में सोने में $1,286 प्रति आउंस के आसपास कारोबार हो रहा है। सोने की चमक थोड़ी बढ़ती हुई। वहीं चांदी में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। वैश्विक बाजार में चांदी में $19.54 प्रति आउंस के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
Well, now news from the currency market. If we just look at the rupee story against the dollar, rupee opened on a very positive note today. Rupee opened at 60.36, up 9 paise against the dollar. Rupee edged 2 paise lower and ended at 60.45, near its 4-week high levels against the dollar on Wednesday. In fact, if we just look at the rupee, the bullish local equities and the sustained capital inflows actually checked the rupee fall, in fact, and the renewed dollar demand from the importers also helped the rupee gain, in fact. And now it's time for us to go back to our correspondent, Mr. Abhishek Jha, joining us from Delhi. Hi Abhishek, good morning. In fact, a big day, Jan Dhan Yojana is going to be launched. In fact, what exactly, Jan Dhan Yojana is all about reaching the remote areas, the people who do not have bank accounts, bringing them, give them bank accounts and everything, almost targeting over 1 crore on just one day itself. What would be the reactions from the Delhi people? Venkat, as of now, Delhi people, I could not get reaction, but to give you a brief, while coming to this street where I am standing, this is the Parliament Street where many of national banks have their headquarters. They have this vision in the mind that within next 3 years, there would be 7.5 crore accounts that would be open of those people who are actually not having these accounts. There were reports that the insurance cover to those account holders would be doubled. As of now, it has been said that 1 lakh rupees of insurance cover would be given to the account holders, and it is said that it could be even doubled. Also, this would be also ensuring a credit guarantee scheme to those account holders, because after 6 months of their account operation, it could be assessed that whether there are chances of defaulters or they are going to be genuine customers. Seeing that they can be given almost 5,000 rupees of overdraft facility. So these are steps for inclusion of that population which has not been with the mainstream of financial growth. And this Prime Minister Modi government vision of this government is to include each and every person from the remotest part of the country which has never been so far. So this is a very ambitious project, and it seems as of now, the point is that on the ground reality, how far and how soon it could actually be achieved, that would remain to be seen. Well, Abhishek, I just wanted to come back to you on one thing. Now, when even on the Independence Day, when the Prime Minister Modi announced this financial inclusion program of Jan Dhan, he was targeting all those people who do not have the bank account, especially from the remote areas and the remote corners where the accessibility is not there. Now, how do you think, I mean, we've been talking to the people as well. You've been talking, myself, even I am talking to the people in the urban areas. How are these people actually taking this scheme? Because there will be some sort of an implication, there will be some sort of an impression that this scheme is only pertaining to the rural people, not for us in the urban people. How are they analyzing this? Actually, Venkat, the point is that when we talk about financial inclusion, we especially target those population where the banking facility has not reached. When you talk about our urban population, there are bank branches, there are several bank branches, and competition is among the banks to get more and more customers. So when we talk about urban sector, the situation is not as bad. When we go to rural sectors and those sectors which has not been updated or have come to the mainstream of this development, we see that government has always been trying, like earlier governments have also tried to initiate a service called financial correspondent, who would go house by house, and they would ensure some sort of financial facility, some sort of banking facility to those remote villages, to those disconnected population. But now government has decided that those population those villages with a population of 2,000 or more would get a bank branch with a real brick and mortar concept with a 2% to manage that bank branch. So government is not only targeting that population which has been which is actually residing in far flung areas, which is unreachable, which is hilly terrain, which is very very far away from the mainstream of development. But then also government is ensuring to those places where financial correspondence of the population has actually grown in a setup where a brick and mortar branch could be established. Government is also focusing on that, and that is why it is said that it is kind of perceived that government is focusing to the rural areas. But the thing is that the rural population or the disconnected population is the target area for the government, because urban areas anyway have branch. Also, Venkat, I would like to that
government with this scheme has ensured 6-point agendas to be implemented. One of them is financial literacy. That would enable and that would aware population about financial benefits of having a banking account. So in urban population where banking branches are already there, it is needed that awareness program could be launched, people could be connected, people could be reached out. That would not be a difficult task. So the awareness mission is also there. So it is hoped that in urban population where just awareness program would do the work, in rural population, government needs to reach out to every household to ensure banking facility to them. अभिषेक, बिल्कुल चलते चलते आपसे एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे कि पीएसयू बैंक्स को पहले भी डंडा मारकर बोला गया कि आप खाता खुलवाइए, छोटे तबके का खाता खुलवाइए। ऐसे में पीएसयू बैंक्स इस रेस में शामिल है। कौन से ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो इस स्कीम का हिस्सा होंगे? और दूसरी बात, आपने लिटरेसी की बात की, फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू समझाया जाएगा कि इस पूरी स्कीम का मतलब क्या है। ऐसे में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का जो एक रोल है वो भी बहुत अहम है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएं। जी अंकल, अभी तक सरकार जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी लगातार कहती रही है कि वो ऐसे एरियाज में जाए जहाँ की पॉपुलेशन कम है या जो बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े हुए नहीं है। तो एक तरीके से कहें प्राइवेट सेक्टर पर भी सरकार इस चीज़ का दबाव या एक तरह से कहीं ड्राइव बनाती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वही प्रॉफिट बेस्ड है। उनका बेसिक फाउंडेशन सामाजिक सरोकार से उतना ज़्यादा नहीं है, जबकि सरकारी बैंक है उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाज को अपलिफ्ट करने की, समाज को डेवलप करने की भी। और सरकार जो पीएसयू बैंक हैं उन पर इस तरीके का एक प्रेशर वही क्रिएट कर सकती है कि आपको रूरल सेक्टर में भी जाना होगा, आपको ऐसे लोगों तक भी पहुँचना होगा। और इतना ही नहीं, सरकार इसके लिए बैंकों को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज भी दे सकती है। तो इससे ये संभव हो पाया है कि जो सरकारी बैंक है वो इस क्षेत्र को ज़्यादा प्रमुखता से निभाएंगे। इनफैक्ट जब हम फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात करते हैं तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एक तरह से कहें कि मोबाइल बैंकिंग सुविधा को लेते हुए चलते हैं। आप तो उनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है जिस पे डेटा फीड होते हैं और वो कनेक्टेड होता है शहर की किसी ब्रांच से या ऐसी लोकेलिटी से जो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होता है। और जब वो आपके घर जाते हैं तो न केवल आप उनसे पैसे दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। और एक तरीके से कहें तो सरकार ने जो पोस्ट ऑफिस की जो डाकिए वाली जो परियोजना है काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है। जिस तरह से डाकिया आपका कम्युनिकेशन मैनेजर हो सकता है रूरल एरियाज में, रिमोटेस्ट पार्ट में आपका संदेश लेना और आपका संदेश लेना, लगभग उसी तरह पे ये फाइनेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंट भी बनाए गए थे जो कि न केवल पैसों और बैंकिंग सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे बल्कि उन्हें मेन सर्वर से कनेक्ट भी करेंगे। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं बहुत क्रक्स ऑफ द मैटर और सिनॉप्सिस में अभिषेक झा हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने आपको समझाने की कोशिश की स्कीम का मतलब क्या है, पीएसयू बैंक्स इसमें क्यों आगे हैं और प्राइवेट बैंक्स की भी इसमें जो है वो रेस शुरू होगी। बंसल साहब, अगर हम बात करें इससे थोड़ा हट कर, क्योंकि बहुत बात हम कर चुके हैं इस बारे में, अगर हम रेलवे स्टॉक्स को लेकर बात करें, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन डीआईपीपी ने जारी किया जिसमें नोटिफाई कर दिया गया 100% एफडीआई रेलवे सेक्टर को लेकर, ऐसे में कौन से ऐसे रेलवे स्टॉक्स आपकी रडार पर हैं? देखिए, अगर हम देखें तो इस खबर से पहले रेलवे स्टॉक्स के अंदर जो एक पॉपुलर रेलवे स्टॉक्स है, कालिंदी रेल, टेक्समेको रेल, स्टोन्स इंडिया, इनके अंदर एक एक्यूमुलेशन चल रही थी, बट इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। मेरा ऐसा मानना है अगर जो इस न्यूज़ के चलते अगर किसी को कुछ प्ले करना है तो मैंने कहा जो फ्रंट लाइन जो स्टॉक्स हैं, जैसे इनडायरेक्टली जो रेलवे स्टॉक से जुड़े हुए हैं, जैसे आप देखें BEML है, BEL, अगर आप देखें तो अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से इन स्टॉक्स को देखना चाहिए। जो डायरेक्ट रेलवे स्टॉक्स हैं इनसे दूर रहना चाहिए। इसके अंदर कोई भी अगर आप देखें कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं आ रहा है कि जिससे पता चले कि जो FIs हैं वो इन स्टॉक्स के अंदर निवेश कर रहे हैं। जैसे कालिंदी रेल हुआ, टेक्समेको रेल हुआ, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब लगता है। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा समय देना चाहिए नए निवेश के लिए इन स्टॉक्स के अंदर। जी बिल्कुल। Well, Mr. Bansal, that's what about the railway stocks. In fact, we'll be going to the other sectors as well. But before that, we'll take a short commercial break. Stay tuned. देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें।
The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani, and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Well, welcome back to Business Morning. In fact, though we were discussing about various stocks and also about the Jan Dhan scheme, in fact, but it is time for us to just have a look at what exactly is the financial literacy segment this time. Achal Gulati will be bringing you what exactly is the financial literacy this week today. बिल्कुल वेंकट, और आज अगर फाइनेंशियल लिटरेसी सेगमेंट की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम की बारीकियां हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज ये जो बैंकिंग को लेकर हमने पूरी डिस्कशन की है, शायद इससे आपको काफ़ी मदद मिल पाए कि न्यू पेंशन स्कीम के जरिए आप रिटायरमेंट को भी कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इस सब को हमने समझाने की कोशिश की है हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी ने सच ही कहा है, बचपन जाकर नहीं आता और बुढ़ापा आकर नहीं जाता। जब हम बच्चे होते हैं तो माता पिता हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। युवावस्था में हम अपने दमखम पर काम करने का मादा रखते हैं, पर बुढ़ापे में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बाजार ने हमें कई ऑप्शंस दिए हैं। एनपीएस यानी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या है एनपीएस? नेशनल पेंशन सिस्टम एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया। जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक अनिवार्य योजना है, वहीं 2009 से इसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया। कोई भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है, जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है। कितने प्रकार के होते हैं एनपीएस के अकाउंट? 2 तरह के अकाउंट इस योजना में होते हैं। टियर 1 अकाउंट, इस अकाउंट में पैसा जमा करना अनिवार्य है। रिटायरमेंट तक पैसे आप नहीं निकाल सकते। स्कीम से बाहर आने के बाद आप रकम निकाल सकते हैं। टियर 2 अकाउंट, टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसे जमा कर और निकाल भी सकता है। अब ये अकाउंट खोले कैसे? सरकार ने देश भर में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाए हैं जिनमें एनपीएस अकाउंट खुलवाया जा सकता है। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में पीओपी की सुविधा है। अकाउंट खुलवाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, बर्थ या 10वीं का सर्टिफिकेट। आप कितनी रकम जमा करा सकते हैं अपने अकाउंट में? टियर 1 अकाउंट में कम से कम 500 रुपए और टियर 2 अकाउंट में 1000 रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। टियर 1 में पूरे साल में कम से कम 6000 और टियर 2 में 2000 तक जमा कराए जा सकते हैं। अधिकतम रकम की कोई सीमा नहीं है। जो पैसा आपने जमा किया है उसे इन्वेस्ट करने का जिम्मा पीएफआरडीए के रजिस्टर्ड फंड मैनेजर का होता है और आप अपने मैनेजर का चयन भी खुद कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट कहां कर सकते हैं? ई क्लास, जहां हाई रिटर्न और हाई रिस्क होता है। सी क्लास, इसमें पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़कर फिक्स्ड इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगता है। जी क्लास, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। अब सबसे अहम सवाल ये है कि पेंशन हमें कितनी मिलती है, और इसका जवाब है
7 साल का होने के बाद आप कितनी रकम एन्युटी में खरीद रहे हैं, आपका पेंशन वेल्थ कितना बनता है और आपको रिटर्न कितना मिलेगा, यही मापदंड पेंशन की रकम को तय करते हैं और हमें इसके कारण इनकम टैक्स में भी फायदा मिलता है। एनपीएस पीपीएफ से खास क्यों? इसमें रकम जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ इक्विटी में हमें एक्सपोजर भी मिलता है और फंड मैनेजमेंट का चार्ज भी बेहद कम है। तो देखा आपने, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन है। फाइनेंशियल ईयर 2012-2013 में एनपीएस ने बेहतर रिटर्न दिया है। आंचल गुलाटी गुंबर, बिजनेस डेस्क, टीटी न्यूज। So, well, that is about the financial literacy segment presented by my co-host and her report. In fact, about that is the most important financial literacy segment. What we always given you some knowledge regarding various aspects. And I just wanted to go back to Mr. Qureshi, who is joining us from Mumbai studio. Mr. Qureshi, I just wanted to go back to certain stocks in a quick note. Now, DLF was in the news. The Supreme Court actually rejected DLF's plea as well yesterday, to stay the competition tribunal's order. And then they have to pay them the fine amount of almost 630 crores. What would be your recommendations for the DLF for the new investors and also the existing investors? Yes, the news was there that DLF have been some penalties of some around some crores of amount. But if I see entire rally from the DLF, the stock has already been corrected from the level of 222 right now. 181 is the current market price. So I think so. Already the stock has been got hammered because of such a news was supposed to come out. True. But more or less structure is still weak. One should wait for the few more days to get the more further development. But currently there is no buying advisable in DLF. Okay, and then coming back to the other important stocks like the ONGC, the Coal India and the NHPC, which I just wanted to talk about because the government has actually deferred a decision on its stake sale in all these three the PSUs. What would be your recommendations for these three stocks? Venkatesh, we have a very close watch on Coal India and ONGC apart from NHPC. If I talk about Coal India, yes, the stock is still good and I think so right now the stock is on the edge of giving a breakout. If I see the stocks currently around 359, 360 is a very good time to accumulate. Downside the stock has a very good support at 343. So if at all the stocks sustain about 343, upside we can see the stocks going ahead to, around 400, 410. And similarly, ONGC, we have seen a bottom formations at 410, 418. So the stock still maintaining itself at around 410, 418. So more or less 382 is a very good support for the ONGC. One can still go for a buy, but keep a stagger buying. If decline comes, then one should not only pump entire money at this current level, but keep ideal money also, so that if the stocks correct from this current level to another 10 to 12 rupees, then there should be the money to accumulate. And higher side, I am expecting ONGC to around 480 to 510 rupees in next 1 to 2 month of horizon. जी राकेश जी, आपको इस चर्चा में फिर से शामिल करना चाहूँगी। MCX और FTIL पर आपका चेक लेना चाहूँगी क्योंकि कल दोनों का नाता टूट के जो 5% की हिस्सेदारी थी वो भी ले ली गई है। ऐसे में इस काउंटर पर आपका चेक लेना चाहूँगी। देखिए आंचल, अगर देखें तो MCX का स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर कोई लंबी अवधि के लिए भी इसको शेयर को होल्ड करता तो मेरा ऐसा मानना है अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, क्योंकि आगे चल के जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, इसी तरीके से MCX के अंदर भी ऑप्शंस ट्रेड होने शुरू होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मेरा ऐसा मानना है एंटायर रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलेगी। MCX में मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नज़रिए से एक निवेश किया जा सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि FMC ने ऑलरेडी प्रपोज करा हुआ है NSCL का मर्जर। अगर ये ऐसा कुछ मर्जर होता है तो ये पहली बार भारत के इतिहास में होगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक डिफॉल्टिंग कंपनी को उसी की पेरेंट कंपनी के साथ मर्ज किया जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो ये FT के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ख़राब होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि FT के अंदर अब ऐसा कुछ फर्दर भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली भी कुछ ऐसी कोई ग्रोथ बची नहीं है। रिटेल निवेशक को FT के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। Well, Mr. Bansal, I just wanted to ask you about another company, the NTPC. In fact, NTPC for the long time has been facing the shortage in domestic fuel supplies as well, and it is always importing. But this time it is almost trying to import 17 million metric tons of coal, which is higher than the last financial year. Now, talking about these things, this obviously will be having an impact on the profits, and that would affect the investor sentiments as well. What would be your recommendations for the NTPC for the people who just wanted to enter in a long-term process? Well, Venkat, I'll clearly suggest if anybody wants to invest in NTPC, anybody wants to invest from the long-term point of view, I think
we have got a better alternatives like NTPC trend is clearly down. NTPC is a good stock for long term, but I feel this is not a right price to buy in. If substantial declines comes into the stock and stocks trade below 120 levels, then I think it's a good value buy. Otherwise, at current market price, I'll clearly avoid buying this counter for myself. I'll not suggest buying at current market price. I think one should look at IT, FMCG, pharma at current levels. और राकेश जी, क्योंकि समय की कमी है, बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आज की बात करें तो आज आप किन सेक्टर्स को लेकर बुलिश हैं? देखिए, आई एम बुलिश ऑन टेलीकॉम। टेलीकॉम के अंदर भारती और आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से एक रिटेल निवेशक एक पेनी स्टॉक्स को देखता है, एक पेनी स्टॉक है फ्यूचर कंज्यूमर इंटरप्राइज लिमिटेड, जिसको FCEL के नाम से भी जाना जाता है, 9 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए। 8 रुपीज़ 45 पैसा पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, 11 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ DLF जैसा काउंटर जिसमें एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, मेरा ऐसा मानना है अगर कोई ट्रेडर FNO में ट्रेड करता है तो DLF जैसे काउंटर को बेचना चाहिए। यहाँ से भी एक अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। Well, in fact, so those were your recommendations for today. In fact, I would like to take this privilege to thank our guest, Mr. Qureshi from Mumbai. Thank you for joining in our show and giving your analysis. And Mr. Bansal also, thanks a lot for joining in our Delhi studio and giving your analysis on various stocks and analysis. So those are about the stocks and thing. The big thing is still remaining that there's Jan Dhan Yojana, which is going to be launched, and in fact, almost targeting, the government targeting 1 crore people on its first day itself. On the whole, the target is 7.5 crores. We'll have to see how this program actually progress in the future. In fact, Anshul will be giving you the feedback column now. और कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? आप हमें मेल कर सकते हैं ddbizmorning@gmail.com पर, और ये आपकी जितनी क्वेरीज हैं, कुछ ईमेल्स आप हमें लिख सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर देखना चाहते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी जो भी मुश्किलातें हैं स्टॉक्स को लेकर, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपका हम जवाब दे पाएँ। और जाने से पहले एक बार मार्केट देख लेते हैं। मार्केट की चाल क्या है? 26,664 के 653 के लेवल पर मार्केट लीड करता हुआ 53 पॉइंट्स की अच्छी खासी बढ़त, 2600 का लेवल जो है वो मेंटेन किया हुआ है सेंसेक्स ने। Well, that is in fact a positive thing. Markets actually trading on the greener territory. Let's hope that will be continuing and this momentum will be continuing and it reaches new heights. We all hope that investors will be making some profits as well. Well, that's all in this show. Stay tuned to DD News for more other updates. Namaskar. Business Morning was brought to you by BSE IP. Of social media. I'm sure all of you have heard of the Ice Bucket Challenge, but for those of you who don't know, the stunt goes like this. YouTube is rumored to enter the streaming music subscription arena for months now, and now it seems everything but official. Medium announced this week that they are finally allowing users to see who is following them along with who they are following on this platform. Now you don't have to be 18 to have a Gmail account or upload a video on YouTube.